हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यापथ एजुकेशन। आज वाली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग सिस्टम के बारे में। इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वो कैसा है, उसका पास्ट कैसा था और करंट टाइम पे जो बैंकिंग सिस्टम है वो पुराने बैंकिंग सिस्टम से किस तरीके से अलग है या कितना उसमें प्रोग्रेस हुआ है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में हैं तो ये एज अ सब्जेक्ट है आपका पूरा, ठीक है। और उसमें एक चैप्टर है जिसकी ये आपका पहला चैप्टर होगा। तो बैंकिंग सिस्टम के बारे में हम इस वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम हिस्ट्री पे नज़र डालें कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम की जो हिस्ट्री रही है वो कैसी रही है, या उसके अगर हम ये कहें कि इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम है वो कैसे शुरू हुआ, तो उसके बारे में हम देख सकते हैं कि हमें पता चलता है कि जो 500 BC के आसपास का टाइम पीरियड था हमारे यहाँ, उसमें एक कौटिल्य नामक व्यक्ति थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। यहाँ आपको राइट साइड कौटिल्य की पिक्चर दिखाई जा रही है और ये उनकी बुक है जो स्क्रिप्चर लिखा गया था अर्थशास्त्र। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अर्थशास्त्र आज हम अर्थशास्त्र को एक सब्जेक्ट मानते हैं। अर्थशास्त्र इसको आज हम एक इकोनॉमिक्स के नाम से कहते हैं, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। बट आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो अर्थशास्त्र है ये पॉलिटी से रिलेटेड बुक थी, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बुक नहीं थी। फिर भी इस बुक में बहुत सारी चीज़ें कौटिल्य ने यानी विष्णुगुप्त ने अपने विचारों के माध्यम से या यूं कहें अपने थॉट्स के माध्यम से, या वो कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में चल रही सारी व्यवस्थाओं के बारे में बताया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप 400 BC के टाइम पीरियड पे भी देखो तो आपको पता चलेगा कि जो बैंकिंग सिस्टम है इसका इवोल्यूशन भारत में हो चुका था, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। और अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि बैंकिंग वॉज फेयरली वेरिड एंड क्रिएटेड इन अ क्रेडिट नीड ऑफ द ट्रेड। उस टाइम पर अगर आपको उधार चाहिए होता था या व्यापार के लिए पैसा चाहिए, आपको एग्रीकल्चर के लिए पैसा चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको पैसे मिलते थे। एक इंडिविजुअल कभी कभी लैंडिंग करता था। हम एक शब्द सुनते हैं जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो एक शब्द हमारे सामने आता है साहूकार। साहूकार हो गया, महाजन हो गया, ये सारे शब्द जो हैं ये बहुत पुराने शब्द हैं, जिसके अनुसार हमें पता चलता है कि इंडिया में बैंकिंग सिस्टम आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी देन है। आप लोगों ने अगर बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक चीज़ पढ़े होंगे, हुंडी। हुंडी एक तरह से एक एक्सचेंज करने के माध्यम से, या आप यूँ कह सकते हो कि हुंडी एक ऐसे तरह का प्रपत्र होता था, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता था जिसके बेसिस पे ट्रेड किए जाते थे, ठीक है। हुंडी की एक खासियत ये होती थी कि ये हमेशा लोकल लैंग्वेज में लिखे जाते थे, ये हमेशा लोकल लैंग्वेज में लिखे जाते थे, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में लिखने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे मान लेते हैं अगर आप मराठी हैं तो मराठी में लिखी जाती थी। यूपी में अगर आप ट्रेड हो रहा है, हुंडी यहाँ पर भी चल रही है, तो यूपी में जो भी भाषा थी, चाहे वो आप मैथिली ले लो, चाहे वो अवधी ले लो, चाहे वो आप हिंदी ले लो, खड़ी बोली ले लो, तो किसी भी भाषा में वहाँ की लोकल लैंग्वेज में लिखे जाने वाली चीज़ थी हुंडी। हुंडी उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी। अगर आप बुक पढ़ोगे, कॉमर्स की बुक पढ़ते उठा करके 12th की, तो वहाँ पर भी आपको हुंडी का जिक्र आ जाएगा, ठीक है। और हुंडी के माध्यम से ज़्यादातर सेवाएँ दी जाती थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि बैंकिंग प्रैक्टिस करने के लिए कोई लाइसेंसिंग प्रणाली या किसी तरह का कुछ नहीं था। आपके पास सिर्फ मुद्रा, यानी कि आपके पास सबसे ज़्यादा पैसा, अगर आपके पास पैसा है तो आप इसको बहुत ईजिली कर सकते थे, ठीक है। यहाँ से हमको ये जानकारी मिलती है कि इंडिया में जो आज बैंकिंग सिस्टम हम देख रहे हैं ये पुराने बैंकिंग सिस्टम का ही एक बदला हुआ रूप है। यानी कि अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया में बैंकिंग सिस्टम कब से शुरू हुआ, तो ये आज से नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जब से हमारी सभ्यता जन्मी है, हम देखने को पाते हैं कि तब से हमारे यहाँ व्यापार और इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानकार थे। और अधिकतर हम देखते हैं कि जो ट्रेड है, अगर आप हिस्ट्री की बुक उठा करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे बंदरगाह मिलेंगे पुराने हड़प्पा सभ्यता में, जो व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करते थे। उस समय हुंडी और तरह तरह की चीज़ें प्रचलित थीं आपके व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो आज के टाइम की जो बैंकिंग सिस्टम में हमारे यहाँ देखने को मिलता है, ये बैंकिंग सिस्टम आज का नहीं है, बल्कि हिस्ट्री में अगर आप देखें तो आपको 500 BC में एक आपको अर्थशास्त्र नामक पुस्तक मिल जाती है। और ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं जहाँ पर आपको जानकारी मिलती है कि ये कैसे पैसे का लेन देन करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम भारतीय बैंकिंग सिस्टम को पढ़ना चाहते हैं तो उसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। पहले हम देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस एरा और उसके बाद हम चेक करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। सिंपली बात अगर हम ये कहें कि 1947 से पहले की स्थिति कैसी थी और 1947 के बाद कैसी थी,
क्योंकि इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको इसे 2 पार्ट में तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसे 2 पार्ट में नहीं तोड़ेंगे तब तक आप पूरी तरीके से अगर कंबाइन स्टडी करना चाहते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके दिमाग में एक पूरी तरीके से सही नहीं बैठेगा, आप समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम इसे 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। प्री इंडिपेंडेंट एरा में अगर हम बात करें तो फर्स्ट बैंक जो इंडिया का था, द जनरल बैंक ऑफ इंडिया एंड द बैंक ऑफ हिंदुस्तान वर स्टार्टेड इन 1786। यहाँ पर आपको एक डेट देखने को मिल रही है, 1786 में 2 बैंक थे हमारे यहाँ, जिसका नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया एंड द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बोथ वर देम आर नाउ डिफकंट। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि आज के टाइम पे तो ये है नहीं, ठीक है, पहले के टाइम पे थे, लेकिन आज ये अपने नाम से या किसी बदले हुए नाम से भी नहीं प्रचलित हैं, ये बंद हो चुके हैं। द ओल्डेस्ट बैंक इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें कि सबसे पुराना बैंक कौन सा है जो आज भी एग्जिस्ट करता है, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका नाम बदल दिया गया और इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आज भी प्रचलित चल रहा है, ये काम कर रहा है, ठीक है। विच ओरिजिनेटेड इन द बैंक ऑफ कैलकाटा 1806, यानी कि 1806 में बैंक ऑफ कैलकाटा in June 1806 which almost immediately become the State Bank of Bengal. This was one of the 3 presidential bank on the other being of the Bank of Bombay and the Bank of Madras. ये 3 बैंक थे, बैंक ऑफ कैलकाटा आपका और बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। इन तीनों बैंकों को आपस में जोड़ दिया गया था बाद में। ये बात आपको पता होगी अगर आप SBI के बारे में पढ़ते हैं तो। अगर किसी भी बुक में आपने 12th में भी पढ़ा होगा कि 3 बैंकों को मिला करके एक बैंक बनाया गया, जिसका नाम बाद में चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। तो ये वही 3 बैंक थे, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। आगे भी आप इसको समझ लेंगे। इन तीनों बैंकों को ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने एस्टैब्लिश किया। और इसके अगर हम बात करें कि उस टाइम पे ये जो आज के टाइम पे हम RBI देखते हैं, क्या उस टाइम पे भी कोई ऐसा बैंक था जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहे सभी बैंकों के बारे में जानकारी रखता था या उन्हें ऐसे कोई डायरेक्शन देता था या किसी तरह का रूल रेगुलेशन? तो हाँ, ऐसा था। ये तीनों बैंक आपस में प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जाने जाते थे और इन तीनों को एक काम दिया गया था कि आप क्वासी सेंट्रल बैंक के नाम से काम करोगे। क्वासी सेंट्रल बैंक का मतलब होता है कि अर्ध केंद्रीय बैंक, ठीक है, आधा केंद्रीय बैंक का काम यही करता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन तीनों बैंकों को 1920 तक चलाते रहे हम लोग, ठीक है। हमारे प्री इंडिपेंडेंट एरा में ये 1920 तक ये तीनों बैंक चलते रहे। उसके बाद इन तीनों बैंकों को 1925 में मर्ज करके द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एस्टेब्लिश किया गया। इन तीनों बैंकों को हमने एस्टेब्लिश किया किस नाम से? अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आगे मैं आपको फिगर में दिखा दे रहा हूँ। ये है आपका बैंक ऑफ बॉम्बे, ये है आपका बैंक ऑफ मद्रास और ये है आपका बैंक ऑफ कैलकाटा। इन तीनों को मर्ज करके हमने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया। 1925 में इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों को मर्ज कर दिया। उसके बाद ये बैंक बना और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही आज हम किस नाम से जानते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या हम कहते हैं SBI, ठीक है। आज जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप देख रहे हो, ये इन तीनों बैंकों के मिलने के बाद जो इंपीरियल बैंक बना, उसी का बाद में राष्ट्रीयकरण करके आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया, ठीक है। तो अगर हम देखें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हिस्ट्री क्या है, तो वो 3 बैंक थे, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है। इसके बाद कॉमर्शियल बैंक की तरीके से ये काम करना शुरू किया। स्टेट बैंक है द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन द कंट्री और आज भी ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक है। सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं इस बैंक की, ठीक है। मीनवाइल मेनी बैंक वर एस्टेब्लिश इन विच यूनियन बैंक, आज जो यूनियन बैंक कहाँ पे, इलाहाबाद बैंक एक्सेट्रा वर एस्टेब्लिश बट इट कुड नॉट बी कम्प्लीटली सक्सेसफुल। आप उस टाइम पे बहुत सारे छोटे छोटे बैंक एस्टेब्लिश तो हो रहे थे, लेकिन वो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वो फेल कर जा रहे थे। सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी 1929 में हमने बिठाई। उसके बाद ब्रिटिश कॉलोनी के टाइम पे 1929 में ये बैंकिंग कमेटी बैठी। इसने ट्रेस किए कि ये जो बैंक, जितने भी बैंक हमारे इस्टेब्लिश हो रहे हैं, ये बैंक फेल क्यों कर रहे हैं, इनके फेलियर का रीज़न क्या है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे रीजंस देखने को मिले जिनकी वजह से बैंक फेल कर जा रहे थे, जैसे इग्नोरेंस ऑफ पीपल एंड बैंकिंग बिजनेस, ठीक है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेटर अमॉन्ग फेल स्टॉक बैंक्स। उसके बाद है आपका लैक ऑफ सच बैंकिंग एक्ट्स टू ऑपरेट ऑल बैंकिंग, ठीक है, एक्सेप्टिंग शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एंड दैट बेस्ड ऑन क्रेडिट लॉन्ग टर्म लोन। ये बहुत सारे ऐसे रीज़न इन्होंने, यहाँ पे मैंने 10 रीज़न आपको मैं दिए हैं। इस वीडियो को आपको PDF भी आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर ये PDF आपको मैंने डाल दूंगा, और ताकि आपके पास एक नोट्स की तरीके से रहे। ये कुछ ऐसे रीज़न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से कारण थे जो प्री इंडिपेंडेंट एरा में हम ये देखने को पाते हैं कि बैंक इस्टेब्लिश तो हो रहे थे लेकिन वो फेल कर जा रहे थे। तो कमेटी ने कुछ ऐसे रीज़न ढूंढ के निकाले जिनकी वजह से ये बैंक फेल कर रहे थे। अब इन कमेटी की रिकमेंडेशन आगे भी देखी जाएगी
उसमें फिर ये हुआ कि इस बैंक ने ये बोला कि जो आपका ट्रस्ट है और कॉन्फिडेंस है पब्लिक का इनके ऊपर वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये टूटे हुए थे, एक दूसरे से अलग अलग काम करते थे, अलग अलग रेट्स पूरे कंट्री में चल रही थी, ठीक है। तो इस वजह से लोगों का भरोसा थोड़ा बैंक पे कम था। इसी को देखते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई 1935 में आया और उसके बाद फॉर्मली टूक ओवर दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अभी तक मैंने आपको बताया था कि ये क्वाजी की तरीके से, क्वाजी सेंट्रल बैंक की तरीके से काम कर रहा था। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने कहा था क्वाजी सेंट्रल बैंक की तरीके से इंपीरियल बैंक काम कर रहा था। अब इसकी सारी जिम्मेदारियां आरबीआई को दे दी गई। आरबीआई को बोला गया कि अब ये क्वाजी की ना करके आप सारी जिम्मेदारियां इसकी संभालेंगे और केंद्रीय बैंक की तरीके से काम करेंगे। अभी आपको केंद्रीय बैंक नहीं कहा गया है, अभी आप काम करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई और उसके बाद ये कहा गया कि आज के बाद से आप ये सारे काम खुद संभालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये हुआ कि आप रेगुलेटिंग फंक्शन या कॉमर्शियल बैंकिंग फंक्शन, ये सारी चीज़ें अब आप देखेंगे। यानी कि ये जो रीजंस हैं, यहाँ पे जो आपको रीजंस दिखाए जा रहे हैं, ये सारे रीजंस आपको पता होने चाहिए कि ये सारे रीजंस जो हैं जिनकी वजह से बैंक फेल कर रहे हैं, इसको आरबीआई को कंट्रोल करने के लिए दिया गया कि ये सारे रीजन जो हमने आपको बताए हैं, इन सारे रीजंस पे आप काम करिए और जो भी हो सके आपसे करके इस सारी रीजंस को आप शॉर्ट आउट करिए। उसके बाद तो ये हिस्ट्री थी आपकी 1947 से पहले की। अब 1947 के बाद हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पहले से ही एक सेंट्रल बैंकिंग तरीके से काम कर रहा था, इसको हमने कुछ व्यापक अधिकार दे दिए। व्यापक अधिकार का मतलब थोड़ा सा एक्सटेंट राइट दिया कि आप थोड़ा और बढ़ करके आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा 1949 में इसका नेशनलाइजेशन करके इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। आप आई होप कि बहुत कम से कम समय में आप लोग जल्दी से जल्दी इसे समझ गए होंगे। इस वीडियो का पीडीएफ ज्वाइन कर लीजिए आप, टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में मैंने इसका वो डाल दिया है पीडीएफ, आप वहाँ से इसको नोट्स की तरीके से ले सकते हैं। ये बाइलैंग्वेज नोट्स बने हैं, ठीक है, जैसे कि आप पढ़ने को आप देख पा रहे हो। तो आगे वाली वीडियो में हम इसके आगे कैरी ऑन करेंगे और ये पूरा चैप्टर हम 3 वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ये पहली वीडियो आपकी हो गई है। आई होप कि आपकी टॉपिक क्लियर हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।